हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज एनथ्राइव द लर्निंग ऐप के इस सेशन में हम लोग एसएससी जेई 2022 एरियर्स के लिए यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इल्यूमिनेशन, इस टॉपिक पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी जेई का डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब वैसे क्वेश्चन जो पिछले सालों पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और काफी डिटेल में डिस्कशन होगा। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ये आप लोग शायद मुझे जान गए होंगे कि मुझे पिछले 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मुझे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है और मैं कुछ सब्जेक्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं डील करता हूं। तो आइए सीधे हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ द इल्यूमिनेशन ऑन ए सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है? इल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइट, या हिंदी में कहें तो प्रकाश, रोशनी। तो लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ एक दिया गया था जिसमें बताया गया था कि किसी सरफेस पर इल्यूमिनेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा। उसके लिए देखिए क्या किया जाएगा। आपको सबसे पहले एक सरफेस बनाइए। यह एक सरफेस हम मान लेते हैं ए और बी। बहुत आसानी से सिंपल सा लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं। ये देखो, एक इलेक्ट्रिकल लाइट का सोर्स ले रहे हैं। कोई भी सोर्स लग सकते हो, आप टॉर्च ले सकते हो, बल्ब ले सकते हो। ये क्या कर रहा है? अलग अलग डायरेक्शंस में लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। यहां से इसकी हाइट है h, ये हाइट है h। अब देखो, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर एक लाइट, ये यहां से एक लाइट इस पॉइंट पर आ रहा है। तो जब इस पॉइंट पर लाइट आ रहा है यहां पर, अब आप क्या कहोगे? ये देखो, एक परपेंडिकुलर है ऑरिजेंटल सरफेस से और ये लाइट का डायरेक्शन है। इसके बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा। क्लियर है? और इसी थीटा को आप इस तरह से अगर लिखें, यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो ज्योमेट्री के कंसेप्ट से आप इसे थीटा लिखें, इसे भी आप थीटा लिख सकते हो। तो जब आपने इसे थीटा लिखा, तो अब कहा जा रहा है कि इल्यूमिनेशन का एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, वहीं से आप डायरेक्ट बता दोगे कि ये किसके प्रोपोर्शनल है। ये होता है आई कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। यहां पर आई क्या है? आई है लुमिनस इंटेंसिटी। आई है लुमिनस इंटेंसिटी। एच आप समझ ही चुके हैं, एच है हाइट, और थीटा आप देख चुके हैं एंगल है। तो यहां पर ई किसके प्रोपोर्शनल हुआ? ई को की अगर हम बात करें, ये प्रोपोर्शनल हो रहा है कॉस क्यूब थीटा। तो कॉस क्यूब थीटा मतलब आंसर बी आपका करेक्ट है यहां पर। तो देखो, आगे से अगर ये क्वेश्चन पूछा गया, फिर से आप इसका सॉल्यूशन बना देना। लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ आपने समझ लिया। इतनी समझदारी आपके लिए पर्याप्त है एसएससी जेईई क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप। अब देखो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप का टर्म आप सुन रहे हो। यहां पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता क्या है। ऐसा क्यों मैं बताऊंगा? क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, टोटल 87-88 क्वेश्चंस हैं इल्यूमिनेशन टॉपिक के। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टर्म मिलेंगे। आप कहोगे सर, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब बार बार मिलेगा, अगर किसी का नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा, उसके बारे में जानने की इच्छा होती है। तो चलिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए सिंपल, अगर एक वायर के थ्रू चार्ज फ्लो करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? करंट आई। सिमिलरली यहां पर कह रहा है कि किसी मीडियम के थ्रू, मान लो कि यहां पर आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, ये प्लस है, यहां माइनस है। यहां पर कोई मीडियम आपने प्लेस कर दिया। मीडियम मतलब मान लो कि गैस, सपोज कर लो आपने गैस भर दिया, यहां पर किसी आपने शेड लगाया और एक गैस भर दिया। इस गैस के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा ना, करंट फ्लो करेगा, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो आप सिंपल से लैंग्वेज में लिख दो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मीडियम लाइक गैस, लिक्विड
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो आज से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आपको क्लियर हो गया किसको कहते हैं, अभी से कंफ्यूज नहीं करना। तो जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज समझ में आ गया तो लैंप बोल रहा है, लैंप मतलब आप किसी बल्ब को समझ लो, कोई लाइट को समझ लो। तो लैंप, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप मतलब ऐसा लैंप जिसके अंदर गैस भरा हो और उस गैस से होकर करंट फ्लो कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप। अब कह रहा है गिव्स हाईएस्ट लुमेंस पर वाट। ये लुमेंस क्या बता रहा है, लुमेंस ही लाइट का मेजरमेंट है। लुमेंस हम लाइट को मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये 5 एम्पियर का करंट देगा, तो करंट क्या है, उसका मेजरमेंट है। सिंपली लुमेंस लाइट का मेजरमेंट है। पर वाट का मतलब क्या हुआ, देखो कोई भी बल्ब लोगे, बल्ब को कहीं पर आपने कनेक्ट किया, तो बल्ब क्या करता है, बल्ब आपके सप्लाई से कुछ पावर लेता है, उसको इनपुट पावर कहते हैं। तो मान लो कि 5 वाट का पावर कोई एक लैंप लिया और वो प्रोड्यूस कितना कर रहा है, 1000 ल्यूमेन कर रहा है। तो यहां से अगर हम इसकी एफिशिएंसी देखें, ये बेसिकली एफिशिएंसी होता है, तो इस एफिशिएंसी को 1 वाट के लिए कितना लुमेन प्रोड्यूस करेगा, 1000 डिवाइडेड बाय 5। और ये क्वेश्चन कहां कब पूछा गया था, एसएससी जेईई 2007 में। तो ये क्या हुआ, 200 लुमेन्स पर वाट, 200 लुमेन्स पर वाट हुआ। तो जो सोडियम वेपर लैंप होता है, यानी ऐसा लैंप जिसके अंदर सोडियम वेपर फिल किया जाता है, इसका कितना ल्यूमेंस पर वाट होता है, इसका सबसे हाईएस्ट होता है और इसकी वैल्यू होती है 200 लुमेंस पर वाट, 200 लुमेंस पर वाट। नेक्स्ट है नियॉन लैंप। देखो नियॉन लैंप क्या होता है कि ऐसा लैंप जिसके अंदर नियॉन गैस भरा जाता है और जब कंप्लीटली नियॉन गैस फिल कर दिया जाता है ना, तो ये रेड रेड टाइप का लाइट प्रोड्यूस करता है और ये लाइट बहुत ही कम रहता है। इसलिए अधिक लाइट पाने के लिए ज्यादा पावर का रिक्वायरमेंट होता है, ज्यादा इसको वोल्टेज चाहिए, पावर चाहिए। तो इसलिए इसका लुमेंस पर वाट क्या होगा, कम होगा। ये ज्यादा वाट लेगा, कम लुमेन प्रोड्यूस करेगा, यानी लुमेन पर वाट इसका कम होगा। कितना कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 15 से 40 ल्यूमेन पर वाट होता है। ये रहा नियॉन लैंप का। नेक्स्ट है मरकरी वेपर लैंप, यानी ऐसा लैंप जिसके अंदर मरकरी वेपर भरा रहता है और उसमें भी दो तरीके का, एक लो प्रेशर मरकरी वेपर रहेगा, एक हाई प्रेशर मरकरी वेपर रहेगा। ये दोनों भी क्या होता है, इसके भी लुमेंस पर वाट कम होते हैं। इसके लुमेंस कितने होते हैं, इसके 30 से 50 लुमेंस पर वाट मिलेंगे, 30 से 50 लुमेन पर वाट। तो ये रहा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप के बारे में। सबसे हाईएस्ट किसका रहेगा आउटपुट, सोडियम वेपर लैंप। तो आगे से सोडियम वेपर लैंप जहां दिखे आप समझ लेना ये सबसे तगड़ा वाला लैंप है, इसको आप टिक लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ चोक इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब इज टू। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा कॉमन है, आप इसी सेशन में देखोगे 2-3 बार डिस्कस में 20 क्वेश्चंस में ये करूंगा। तो यहां पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चोक क्या होता है और फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होता है। आप देखो, एक पहले आपने सबसे पहले नाम क्या सुना होगा, एक बल्ब का नाम सुना होगा और वो बल्ब को कहा जाता है इनकैंडेसेंट लैंप या इनकैंडेसेंट बल्ब। ये कौन सा बल्ब होता है, ये जो बिल्कुल गोल वाला बल्ब पहले आपको मिलता था ना, जो पीली लाइट प्रोड्यूस करता था, पीली लाइट, वही था हमारा इनकैंडेसेंट लैंप। अब दूसरा क्या है, दूसरा है फ्लोरोसेंट लैंप। फ्लोरोसेंट लैंप क्या है, फ्लोरोसेंट ट्यूब। जो पहले आप एक ट्यूबलाइट देखा करते थे उस ट्यूबलाइट को कहते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब। अब कहोगे सर आप क्या यहां अभी दिखा सकते हो, अगर हमने नहीं देखा तो देखिए ये ट्यूबलाइट आपके सामने है, ये ट्यूबलाइट आप पहले देखा करते थे। तो ये ट्यूबलाइट क्या होता है, क्या इसका फंक्शन है, इसको थोड़ा ब्रीफ में देख ले। देखिए यहां पर ये इसे कहा जाता है, एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में एक ट्यूब रहता है, ये है ट्यूब। और इस ट्यूब के अंदर क्या फील्ड रहता है, इस ट्यूब के अंदर मरकरी वेपर फील्ड रहता है, इस ट्यूब के अंदर मरकरी वेपर फील्ड रहता है। अब मरकरी वेपर से एक चीज और याद आ रहा होगा, आप अगर गांव में हो, गांव में रहते हो या गांव में जाओ तो वहां पर लोग ट्यूबलाइट को मरकरी कहते हैं।
अब कोई शहर का बच्चा जो शहर में पैदा लिया, वो बचपन से उसे ट्यूबलाइट बोलता आया है, वो जब गांव जाता है तो कहता है कि मरकरी, तो उसे समझ में नहीं आती है कि मरकरी क्या होता है। लेकिन आप सोचिए क्या कि वहां पर लोग मरकरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर मरकरी वेपर भरा रहता है, फिल किया रहता है। तो देखिए अब यहाँ पर चोक क्या है, इस पोर्शन को आप देख रहे हैं, ये चोक है। चोक होता क्या है, देखिए चोक एक क्वाइल है। क्वाइल मतलब वायर को आप एक स्प्रिंग की तरह रोटेट लपेट दो, इसे क्या कहते हैं, इसे इंडक्टर कहते हैं, और यही हुआ चोक। इस चोक का काम क्या है, और ये चोक इस ट्यूबलाइट के साथ कैसे कनेक्ट रहता है, सीरीज में या पैरेलल में, ये भी आपको पूछा जाएगा कभी एग्जाम में। ध्यान से देखिए, ये तार है, ये तार का बंडल है, इस तार को बाहर निकालिए इस तरह से, यहां पर दो टर्मिनल दीजिए, इसको 230 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कीजिए जो घर में सप्लाई है। यहां से चलेगा, यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको सप्लाई के बाद एक चोक मिलेगा, यानी ये चोक आपको सीरीज में कनेक्टेड मिलेगा, और इसके बाद वायर को आप ले जाओ और इसे इलेक्ट्रोड पर सप्लाई दो। सिमिलरली निगेटिव साइड यहां पर कनेक्ट करो। तो ये चोक क्या करता है, देखो इसके अंदर मरकरी वेपर भरा हुआ है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होना है, मतलब इसके थ्रू आपको करंट फ्लो कराना है। उसके लिए इसको स्टार्टिंग में बहुत हाई वोल्टेज की जरूरत होती है। आपके पास तो वोल्टेज 230 वोल्ट है, इससे हाई वोल्टेज कैसे आए, इससे हाई वोल्टेज लाने के लिए हम चोक लगाते हैं। ये चोक क्या करता है, पहले से कुछ वोल्टेज लेकर बैठा रहता है। चोक पहले से कुछ एनर्जी स्टोर करके बैठा रहता है, इंडक्टर का यही काम होता है। तो इसके पास जब पहले से कुछ एनर्जी थी तो इसमें ऐड किया और इस ट्यूबलाइट के क्रॉस ज्यादा वोल्टेज दिया स्टार्टिंग में। और जब ज्यादा वोल्टेज देगा स्टार्टिंग में तो क्या होगा, यहां देखो फिलामेंट लगा रहता है। ये पूरे कंस्ट्रक्शन आप समझ लो, इधर भी एक फिलामेंट, इधर भी एक फिलामेंट, इसी तरह से फिलामेंट लगा रहता है। आप देखते होगे कि जैसे ट्यूबलाइट को ऑन करोगे ना, यहां पर देखोगे धीरे धीरे लाइट का ग्लो स्टार्ट होता है, और 2-4 बार लाइट क्या होगा, ब्लिंक करेगा, और उसके बाद थोड़ी देर में लाइट स्टेबल होता है। स्टेबल होने का मतलब इसके थ्रू करंट स्टेबल हो गया, और चूंकि ये करंट है, इसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहो, या एक दूसरा नाम भी दे सकते हो इसका, आर्क। आर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक आर्क क्या होता है, जैसे हम सिंपली वायर के थ्रू चार्ज फ्लो करता है उसे करंट कहते हैं, तो हवा में अगर कोई करंट फ्लो करता है उसे आर्क कहते हैं। वो आर्क आपको दिखेगा, आप देखते होंगे कि कभी स्विच को, रात में किसी स्विच को ऑन करो, आपको क्या मिलेगा, छोटी, आप देखोगे थोड़ा सा लाइट हुआ वहां, यानी आर्क हुआ, उसी को आर्क कहते हैं। तो आप क्या देखोगे, यहां से एक आर्क मिलेगा। तो यही फंक्शन है। क्या है फंक्शन, फंक्शन ऑफ चोक। पहला दे रहा है एलिमिनेट रेडियो इंटरफेरेंस, इसका मैंने चर्चा नहीं किया। नॉइज मैंने पढ़ाया नहीं, फ्लिकर मैंने पढ़ाया नहीं। तो क्या करता है ये, इनिशिएट द आर्क एंड स्टेबलाइज इट, यानी आर्क को इनिशिएट करता है, यानी आर्क को स्टार्ट करता है, और फिर उस आर्क को स्टेबलाइज करता है। आप देखते होंगे धीरे धीरे लाइट स्टेबल होता है। तो यही रहा चोक का फंक्शन। ऑप्शन डी करेक्ट है, एसएससी जेईई 2007। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एसएससी जेईई 2007 का है। इसमें दिया गया है इलेक्ट्रिक पावर फॉर इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब लाइटिंग के लिए इलेक्ट्रिक पावर किसमें, लोकोमोटिव। लोकोमोटिव मतलब ट्रेन, लोकोमोटिव मतलब ट्रेन। देखो वर्ड ही आप लोगों को कंफ्यूज करता है, बाद बाकी सब आसान है। ट्रेन में इलेक्ट्रिक पावर कहां से मिलता है, पहला ऑप्शन दिया गया है मेन स्टीम इंजन, नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्मॉल टर्बो जनरेटर। तो यस, आप जो ट्रेन देखते हो उस ट्रेन में एक तो सप्लाई ऊपर से लिया जाता है ट्रेन को चलाने के लिए। ट्रेन को चलाने के लिए आप देखते होंगे पेंटोग्राफ लगा हुआ है, और यहां से ट्रेन चलता है, मूव करती है ट्रेन, और यहां से सप्लाई इसको मिलते जाता है। लेकिन इस सप्लाई का यूज ट्रेन के अंदर जो आपने देखा है ना, फैन लगे रहते हैं, एसी लगा रहता है। अगर एसी में सफर कर रहे हो, सिंपली स्लीपर में सफर कर रहे हो, वहां भी ट्यूबलाइट मिलेगा, फैन मिलेगा। मोबाइल चार्ज करने के लिए बोर्ड्स रहते हैं। तो ये सबको सप्लाई देने के लिए इसको यूज नहीं करता है। ये किसका यूज करता है, एक उसके अंदर एक जनरेटर रहते हैं, उसे कहा जाता है टर्बो जनरेटर। उसे स्मॉल टर्बो जनरेटर कहा जाता है। एक टर्बो जनरेटर रहता है छोटा सा,
इसलिए इसका आंसर बी होगा। बैटरी का यूज बिल्कुल नहीं करता है, बैटरी उतना सप्लाई नहीं कर पाएगा, सोलर सेल का भी यूज नहीं करता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्मॉल टर्बो जनरेटर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट फिर देखिए क्वेश्चन एसएससी जेईई 2008 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहां पर दिया गया है आर्क लैंप ऑपरेट्स एट। आर्क लैंप क्या होता है? अभी हमने आपको बताया कि वायर से करंट नहीं फ्लो किया, अगर किसी मीडियम से करंट फ्लो किया तो उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी बोलो या फिर उसे इलेक्ट्रिक आर्क भी बोलो। इलेक्ट्रिक आर्क भी उसे आप बोल सकते हो। तो यहां पर कह रहा है कि पावर फैक्टर के बारे में बात की जा रही है कि पावर फैक्टर आर्क लैंप का कितना होता है। तो देखिए जो आर्क लैंप होते हैं ना, आर्क लैंप, इसमें करंट जो होता है, करंट ये वोल्टेज से बहुत पीछे चलता है, मतलब वोल्टेज से लैग कर रहा है। तो करंट कितने डिग्री से लैग करता है? करंट लैग्स वोल्टेज बाय 80 डिग्री, अप्रॉक्स 80 डिग्री के एंगल से लैग कर रहा है। यानी करंट यहां तो वोल्टेज यहां, वोल्टेज पीछे चल रहा है, करंट आगे चल रहा है। इसका मतलब इसका अगर हम पावर फैक्टर निकालें cos फाई, तो cos फाई क्या होता है? cos फाई होगा cos 80 डिग्री। cos 80 डिग्री की वैल्यू क्या मिलेगी? 0.15, 0.2 इस तरह से वैल्यू मिलेगी, यानी बहुत ही लो वैल्यू मिलेगा। और ये चूंकि है क्या, करंट लैग कर रहा है, करंट पीछे चल रहा है, तो लैगिंग पावर फैक्टर है। तो इसका आंसर होगा आर्क लैंप ऑपरेट्स एट लो लैगिंग पावर फैक्टर। दूसरा दिया है हाई लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग होता ही नहीं है। यूनिटी पावर फैक्टर, आर्क लैंप बिल्कुल नहीं यूनिटी पावर फैक्टर पर ऑपरेट करता है। जीरो पावर फैक्टर का मतलब cos 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री एंगल नहीं होता है करंट वोल्टेज का, 90 से कम होता है, 80 डिग्री एंगल होता है। 80 डिग्री एंगल होगा, इसका मतलब लो लैगिंग पावर फैक्टर। तो आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, लो लैगिंग पावर फैक्टर। ये रहा 2008 एसएससी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और देखो जिस तरह से स्क्रीन यहां पर आपको दिख रहा है, ऐसे ही स्क्रीन आपको हमेशा दिखेगा, सारे क्वेश्चन सीरीज में दिखेगा। अगले 2-2.5 महीने तक मैं बिल्कुल इसी तरह से प्रेजेंटेशंस आप लोगों के लिए बनाऊंगा और यहां पर प्रेजेंट करूंगा। आप लोगों को से अब देखता हूं कि कैसी आप लोगों का कैसा परफॉर्मेंस रहता है, कैसा आप एग्जाम में परफॉर्म करते हैं इस सिलेबस को पढ़ के। Which of the following equipments has the lowest power factor? कह रहा है कि ये 4 इक्विपमेंट आपको दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि इन चारों इक्विपमेंट में सबसे लोएस्ट, सबसे कम खराब पावर फैक्टर किसका है? पहला दिया गया है फुल्ली लोडेड इंडक्शन मोटर। देखो इंडक्शन मोटर की मैं खासियत बता रहा हूं, आगे हम लोग मशीन में पढ़ेंगे, लेकिन जितनी बातें यहां बताई जा रही हैं ना, ये बातें सफिशिएंट हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर, अभी जो ज्ञान मिल रहा है ना, ये ज्ञान लेते जाओ और बिल्कुल टू द पॉइंट ज्ञान आपको दिया जा रहा है, वो आपको समझ में आएगा जब एसएससी जेईई के पेपर में अपियर होगे तब। इंडक्शन मोटर में 2 कंडीशन होते हैं। एक मान लो लाइटली लोडेड, मतलब अंडर नो लोड कंडीशन में चला रहे हो, या लाइट लोड कर दो। लाइट मतलब कम, हल्का लोड। एक है लाइट लोड और एक है फुल लोड। इंडक्शन मोटर को फुल लोड कंडीशन पे चलाओ। तो जब फुल लोड कंडीशन पे चलाओगे ना, इसका पावर फैक्टर अराउंड 0.85 लैगिंग पावर फैक्टर होता है, और 0.85 ठीक ठाक पावर फैक्टर माना जाता है, 0.8 to 0.85। और लाइट लोड में चलाओगे ना, 0.4 0.5 पावर फैक्टर इस तरह से होगा, 0.6 पावर फैक्टर, यानी और कम पावर फैक्टर होता है फुल्ली लोड इंडक्शन मोटर का। अब हम इमर्शन हीटर की बात करें। इमर्शन हीटर क्या होता है? आप देखते होंगे कि हीटर ऐसे कॉइल लिए और पानी में डाल दिए, कहीं पर इमर्स करती है। इमर्स मतलब डुबाना, तो यानी कहीं पर आप पानी में डाल दिए। तो वो हीटर में मेनली रहता क्या है? कॉइल तो रहता है छोटा सा, लेकिन मेनली रेजिस्टेंस का फंक्शन रहता है, उसका भी पावर फैक्टर लोएस्ट नहीं होता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, पहला ऑप्शन भी सही नहीं है। अब तीसरा देखते हैं इनकैंडेसेंट लैंप। तो इनकैंडेसेंट लैंप क्या कहते हैं? इनकैंडेसेंट लैंप का मतलब हुआ सिंपल सा वही बल्ब, जो पीला वाला बल्ब जो मैं चर्चा करता था, उसमें क्या रहता है?
उसमें टंगस्टन का फिलामेंट रहता है, उसमें टंगस्टन का फिलामेंट रहता है। और टंगस्टन का फिलामेंट क्या रहता है, इसका अपना एक रेजिस्टेंस ही होता है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस। उसमें I स्क्वायर R लॉस होता है, यानी हीट एनर्जी अब फिर लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, वहां से आपको लाइट मिलता है। तो इनकैंडेसेंट लैंप एक ऐसा लैंप होता है, इसका पावर फैक्टर, इनकैंडेसेंट लैंप का पावर फैक्टर ऑलमोस्ट यूनिटी पावर फैक्टर होता है, यानी काफी अच्छा पावर फैक्टर होता है। क्यों? सिर्फ रेजिस्टिव लोड रहे, पावर फैक्टर यूनिटी, आर लोड पावर फैक्टर यूनिटी, वोल्टेज करंट दोनों एक फेज में रहता है। चौथा आर्क लैंप, इसके बारे में अभी हमने बताया था कि इसका लोएस्ट पावर फैक्टर होता है। तो देखो लोएस्ट पावर फैक्टर, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, आर्क लैंप हैज लोएस्ट पावर फैक्टर। नेक्स्ट अगला है द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप व्हेन ग्लोइंग स्टेडली इज। देखो ये जितने डिस्चार्ज लैंप की मैं बात कर रहा हूं, ये लैंप को जैसे आप सप्लाई दोगे तो थोड़ा सा लाइट को स्टेबल होने में समय लगता है, इसलिए लिखा है स्टेडली, मतलब एक ट्रांजिएंट पीरियड होता है, एक स्टेडी स्टेट पीरियड होता है। यानी कि किसी चीज को आप स्टार्ट कर रहे हो, आप मान लो कि पंप सेट स्टार्ट कर रहे हो, तो पंप सेट स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या होता है, धीरे धीरे रोटेट करता है और फिर एक मेन स्पीड पर वो पहुंचता है। तो जो मेन स्पीड पर पहुंचा उसे कहते हैं स्टेडी स्टेट पीरियड। तो ये कह रहा है कि जब एकदम ठीक ठाक लाइट देने लगा, तब आप बताइए कि इसका कलर क्या होगा। अब आप क्या कहोगे? सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप, अभी मैंने बताया था कि जो स्ट्रीट लाइट्स में पहले देखा करते थे, स्ट्रीट्स पर यूज होता था येलो कलर वाली लाइट, वही होता था सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप। कई बार इस क्वेश्चंस का सामना आपको करना होगा। इसका कौन सा कलर होता है? येलो कलर होता है। बाकी कलर्स पे ध्यान नहीं देने हैं, ग्रीन, पिंक, ब्लू, ये सब कलर नहीं। कौन सा रंग? येलो, सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप, येलो कलर, रट्टा मार लो। कब पूछा गया था? 2011 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इसमें सब आप लोग ये मत पूछना कि सर ये पीला रंग का ही लाइट क्यों एमिट करता है। नेक्स्ट, इनर सरफेस ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब इज कोटेड विथ ए फ्लोरोसेंट मटेरियल। अब देखो ये सरफेस की बात कहां आ गई। हमने इलेक्ट्रिकल ट्यूब के बारे में डिस्कस किया था। एक ट्यूब मैंने बताया था कि ये इलेक्ट्रिकल ट्यूब है, जो ट्यूबलाइट होता है। इसके अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर गैस भरते हैं। कौन सा? हाई वेपर मरकरी भरा रहता है। अब होता क्या है कि इसकी क्या आदत होती है कि जब इसमें कनेक्ट करोगे ना, जब इसमें सप्लाई आप कनेक्ट करोगे, जो सप्लाई आप देते हो, तो ये क्या करता है, हाई वेपर मरकरी जो रहता है, ये अल्ट्रा वायलेट लाइट प्रोड्यूस करता है। ये कौन सी लाइट प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसेस अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज। ये अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोड्यूस करता है। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होता है? बिल्कुल छोटा वेवलेंथ होता है, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है। इसको आप देख नहीं सकते हो, तो देख ही नहीं सकते हो तो लाइट मिली नहीं आपको। तो फिर क्या किया जाता है? इसके लिए जो ट्यूब है ना, जो ट्यूब आप देखते हो कांच वाला, उस ट्यूब के का अंदर का जो सरफेस होता है, मैं इसके अंदर का सरफेस भी आपको दिखा रहा हूं। इसके जो अंदर का सरफेस होता है ना, इस तरह से, इस अंदर के सरफेस में कोटिंग की गई रहती है। कोटिंग मतलब लेप लगाना, किसी चीज पे लेप लगा दो आपने, लिक्विड लिया, लिक्विड से ऐसे लेप लगा दिए। इसी तरह इसमें इसके अंदर कोटिंग की गई रहती है, और उस कोटिंग के कारण ये जो कोटिंग है, ये कोटिंग किसका किया जाता है? इसको कहा जाता है फ्लोरोसेंट मटेरियल। और वो फ्लोरोसेंट मटेरियल कौन सा होता है? फॉस्फर होता है। फॉस्फर मटेरियल की कोटिंग की जाती है, या फॉस्फर कोटिंग की जाती है। ये भी एग्जाम में कभी आपको पूछा जा सकता है। तो फॉस्फर कोटिंग होता है। इसका काम क्या है? अब ये फॉस्फर कोटिंग का, ये जो फॉस्फर होता है, फॉस्फर, ये क्या करता है कि जितने अल्ट्रा वायलेट रेज मिल रहे थे ना, अल्ट्रा वायलेट रेज को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अल्ट्रा वायलेट रेज को ये एब्जॉर्ब करेगा, और ये कौन सा रे एमिट करेगा, यानी रेडिएट मतलब ये बाहर कर रहा है। ये कौन सा रे? विजिबल रे, मतलब जिसे आप देख सकते हो। इसीलिए आपको कोटिंग बहुत जरूरी है। अगर आपने फ्लोरोसेंट कोटिंग नहीं किया
तो कोई मतलब नहीं है ट्यूबलाइट बनाने का, फिर ये ट्यूबलाइट आपका देख ही नहीं पाओगे कोई लाइट इसका। चौथा ऑप्शन दे रखा था इंफ्रारेड, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे प्रोड्यूस करता है। तो जब अल्ट्रावायलेट रे प्रोड्यूस करेगा तो पहला वाला ऑप्शन ही सही हो पाएगा, बाकी ऑप्शन गलत। तो आपको शायद समझ में आ रही होगी चीजें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Which of the following surfaces, कौन सा ऐसा सरफेस जिसका लोएस्ट रिफ्लेक्शन फैक्टर फॉर व्हाइट लाइट, इसका मतलब समझो व्हाइट कलर के लाइट के लिए कौन किसका सबसे कम रिफ्लेक्शन फैक्टर होगा। रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है? रिफ्लेक्शन फैक्टर होता है कि कोई एक सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस पर लाइट ऐसे करके इंसिडेंट किया। अब क्या होता है कि ये सरफेस का रिफ्लेक्शन अगर अच्छा रहेगा, रिफ्लेक्शन फैक्टर, इसमें ठीक ठाक लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि लाइट कौन सी आ रही है? व्हाइट लाइट आ रही है, यहां से व्हाइट लाइट ला रहे हो। अब ये किस कलर का सरफेस रहेगा जहां पर कि लाइट अच्छा रिफ्लेक्ट होगा? अब बताओ, कोई बच्चा भी बता देगा एल्यूमिनियम शीट का कलर क्या होता है? व्हाइट, यानी ये नहीं। व्हाइट प्लास्टर, देखिए लोएस्ट रिफ्लेक्शन फैक्टर पूछा जा रहा है, तो एल्युमिनियम शीट क्या है? व्हाइट। व्हाइट क्या करेगा? व्हाइट आपको ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, ये नहीं चाहिए। व्हाइट प्लास्टर वर्क, यानी व्हाइट कलर रखोगे यार तो बहुत जबरदस्त रिफ्लेक्शन करेगा, वो काफी रिफ्लेक्ट करेगा। व्हाइट ऑयल पेंट, ये भी क्या है? ये भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ब्लू कर्टेन। देखो ब्लू कर्टेन यानी कि कर्टन्स मतलब पर्दा, तो अगर ब्लू रंग का पर्दा लगाओगे तो ब्लू लगा दो और ब्लैक लगा दो तो और जबरदस्त, ये सब क्या करेगा? ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ये लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कम रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए आप देख सकते हो कि यहां पर जो मैंने अपना स्क्रीन बनाया है, अब ध्यान से देखना, यहीं पर फिजिक्स समझो। जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन बनाया है डार्क कलर का, लगभग ब्लू कलर का मैंने स्क्रीन लिया है, क्योंकि ये ब्लू कलर क्या करेगा? ये कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ एब्जॉर्ब करेगा। मैंने व्हाइट नहीं लिया, व्हाइट में मजा नहीं आता है, और व्हाइट कलर के लेटर्स में लिख रहा हूं, वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यानी आंसर क्या होगा? ब्लू कर्टेन्स इसका सबसे लोएस्ट रिफ्लेक्शन फैक्टर है। एसएससी जेईई 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एसएससी जेईई 2011, ये कह रहा है कि लाइटिंग स्कीम को डिजाइन कर रहे हैं, और जब उसमें डिजाइन करेंगे तो एक यूटिलाइजेशन फैक्टर नाम का टर्म यूज होता है। अब पूछा जा रहा है कि यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है? यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? यूटिलाइजेशन का मतलब उसको आपने कितना यूज किया। अब इसका मतलब समझो, यहां पर मैं आपको क्या क्या कंटेंट्स दे रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, अब उसमें से आप कितना उसको यूटिलाइज करते हो, यानी आप कितना उससे आउटपुट देते हो, कितनी चीजें सीखते हो और उसके बाद उसे एग्जाम में बतलाते हो, या कोई सामने वाला बंदा पूछता है कितना बतलाते हो, तो वो हुआ आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर। वो आप इस क्लास को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, यानी जितना मैंने दिया उसमें से आप कितना सीखे, कितना एग्जाम में ला रहे हो, दैट इज योर यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो लाइट का यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? लाइट का होगा कि जितने वर्किंग प्लेन होते हैं। अब यार वर्किंग प्लेन और इसका मतलब समझो, देखो ये लाइट है, ठीक है, अब ये लाइट जो है, ये लाइट सारे डायरेक्शंस में लाइट एमिट कर रहा है। मान लो ये रहा आपका वर्किंग प्लेन, इस तरह से कुछ सॉलिड एंगल बना रहे हैं, तो इस वर्किंग प्लेन में यहां पर जितने लाइट्स यूटिलाइज हो रहे हैं, जितने ल्यूमेंस यूटिलाइज हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल ल्यूमेंस रेडिएटेड बाय द लेंथ, ये टोटल कितना लाइट को रिप्लेस किया, यानी कितना लाइट रेडिएट किया, जनरेट किया, दैट इज टोटल ल्यूमेंस। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर टोटल ल्यूमेंस यूटिलाइज्ड ऑन वर्किंग प्लेन डिवाइडेड बाय टोटल ल्यूमेंस रेडिएटेड बाय लेंथ। तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन में देखो, ये कोई ऑप्शन ही नहीं होता, इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन, ये नहीं चलेगा। तीसरा नहीं चलेगा। चौथा इसका अपोजिट दे रखा है, यूटिलाइजेशन फैक्टर का अपोजिट डेफिनेशन दे रखा है, टोटल कितना यूटिलाइज हुआ वो टॉप पर आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल रेडिएटेड। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, ग्लेयर इज कॉज्ड ड्यू टू। अब यार ग्लेयर का मतलब क्या होता है? देखो ग्लेयर का मतलब होता है चमक। ग्लेयर का मतलब चकाचौंध, जो आपको कभी देखने में
अगर कहीं पर बहुत अधिक लाइट आ जाती है, आप क्या करते हैं, सामने आप हाईवे पर बाइक चला रहे हो, हाईवे पर बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो, तो वहां से क्या होगा, स्कूटी चला रहे हैं, सामने से ट्रक आ रहा, एकदम तेज तर्रार फोकस आपके आंखों में लगा रहा है, क्या होगा उस समय, वो ग्लेयर, वही होता है क्या, ग्लेयर, यानी उस समय आपका आंख का रेटिना ठीक से देख नहीं पा रहा है चीजों को, लाइट बहुत ही एक्सेसिव लाइट आ गया है आपके आंखों पर, दैट इज कॉल्ड ग्लेयर। तो यहां पर देखिए थर्ड ऑप्शन दिया गया है एक्सेसिव लाइटिंग कंट्रास्ट इन फील्ड ऑफ विजन, ये बिल्कुल सही है। और चौथा एक्सेसिव ल्यूमिनेंस, यानी अधिक लाइट होने के कारण, ये दोनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब दोनों का मतलब आप देखिए ऑप्शन बी दे रखा है, बोथ सी एंड डी, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ग्लेयर किसके कारण आएगा, तो ग्लेयर इन दोनों के कारण आता है, सी और डी दोनों के कारण, तो आपका करेक्ट आंसर होगा बोथ सी एंड डी। समझ में आ गई बात। देखो कितना आसान है इल्यूमिनेशन चैप्टर, तो क्यों, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत आसान चीजें पहले कराता हूं। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं टफ चीजें पहले करा रहा हूं, लेकिन ये आसान है, मेरे लिए तो काफी आसान है। अगला दिए रखा है ए 120 वोल्ट 60 वाट, यानी एक कोई इनकैंडेसेंट लैंप है यानी बल्ब है, उसका वोल्टेज क्या है 120 वोल्ट, और वाट पावर वो कितना प्रोड्यूस करता है, 60 वाट का पावर लेता है, 60 वाट प्रोड्यूस करता है, हैज टू बी ऑपरेटेड फ्रॉम ए 220 वोल्ट 50 सी पर एस। अब देखो इन सभी चीजों का मतलब क्या है, वोल्टेज कितना पर ऑपरेट कराना है, 220 वोल्ट पर। बना किसके लिए था, 120 वोल्ट के लिए बना था, यानी आपकी क्षमता है 120 वोल्ट की और आपको ऑपरेट कराया जाएगा 220 वोल्ट से, क्या होगा, आप उसको सस्टेन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे सस्टेन। आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि वोल्टेज जल्दी कम करो, नहीं तो गया काम से मैं। तो वोल्टेज कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज कम करने के लिए मेरे पास तो 220 वोल्ट का सप्लाई है, ये मान लो 220 वोल्ट का सप्लाई है, हम क्या करेंगे, इस 220 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है और हम चाह रहे हैं आपका वोल्टेज कम करें, कितना रहे, आपको मात्र 120 वोल्ट मिले, तो बाकी वोल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके साथ सीरीज में कोई डिवाइस लगाएंगे जो कि आधा वोल्टेज ये बांट लेगा, आधा वोल्टेज ये रखेगा अपने पास, तब इसे कनेक्ट करेंगे। इसीलिए देखते हैं कि क्या लिखा है आगे। अब इसी में एक छोटा सा टर्म देखो 50 सी पर एस, 50 सी बाय एस, इसका फुल फॉर्म होता है 50 साइकिल्स पर सेकेंड, और साइकिल्स पर सेकेंड कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी हर्ज है, तो 50 सी बाय एस मतलब 50 हर्ज, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन ऑर्डर टू डू सो एक सर्किट एलिमेंट हैज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, अब चूंकि इसको हमें ऑपरेट कराना है तो एक सर्किट एलिमेंट को सीरीज में कनेक्ट करेंगे लैंप से। अब पूछा जा रहा है कि ये कौन सा एलिमेंट इसके लिए प्रेफरेबल रहेगा। अब भाई सीधी बात है कि इसे आप कनेक्ट तो करना ही है, कि कौन सा एलिमेंट होगा, आपको दिया जा रहा है इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, रेजिस्टर होगा, या इंडक्टर कैपेसिटर या कुछ भी होगा। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा होगा, सबसे पहले आ रहा होगा कि सर एक रेजिस्टर लगा दो सीरीज में, आपके दिमाग में आ रहा होगा इसलिए लैंप के सीरीज में रेजिस्टर लगा दो। रेजिस्टर तो वोल्टेज ले लेगा, लेकिन ये रजिस्टर करता क्या है, ये रजिस्टर में आई स्क्वायर आर लॉस होता रहेगा, यानी ये बर्बाद करता रहेगा। आपको किसी सामान को बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को बर्बाद करने से अच्छा है कि रजिस्टर यूज ना करो। रजिस्टर नहीं यूज करोगे तो इंडक्टर है आपके पास ऑप्शन, कैपेसिटर है। अब कहोगे सर इंडक्टर भी लगा सकते हैं और कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर के साथ एक दिक्कत होती है। अब क्या दिक्कत होती है कैपेसिटर के साथ, बस छोटी सी दिक्कत होती है। कैपेसिटर को आपने अगर लगा दिया, साथ में लैंप लगा दिया, तो ये कैपेसिटर की आदत क्या होती है कि जैसे आपने सप्लाई को कनेक्ट किया, जैसे सप्लाई आपने कनेक्ट किया, ये कैपेसिटर की आदत क्या होती है, एट t इक्वल टू 0, मतलब एकदम स्टार्टिंग समय में t इक्वल टू 0 सेकेंड जब आपने स्विच ऑन किया, ये कैपेसिटर क्या करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या हुआ, यहां से करंट डायरेक्ट बाईपास, मतलब डायरेक्ट करंट फ्लो कर जाएगा इस कैपेसिटर के थ्रू, यानी शॉर्ट सर्किट मतलब इसका वोल्टेज अक्रॉस क्या होगा, 0, यानी 220 वोल्ट अब लैंप के अक्रॉस अपियर हो जाएगा, फिर तो लैंप गया काम से, इसलिए कैपेसिटर हम नहीं लगा सकते। तो जब कैपेसिटर नहीं लगाएंगे हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचता है, प्योर इंडक्टेंस।
प्योर इंडक्टेंस ही हम लगा पाएंगे। तो ये रहा प्योर इंडक्टेंस हम लगाएंगे। आप कहोगे सर थोड़ा पावर फैक्टर पुअर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आप यहां पर समझिए कि क्यों रेजिस्टेंस को नहीं लगाए, क्यों कैपेसिटेंस को नहीं लगाए। नेक्स्ट, फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट, वही फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात की जा रही है। हाई वोल्टेज सर्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय, आपको मैंने बताया था कि फ्लोरोसेंट ट्यूब को स्टार्ट होने के लिए ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है, ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है। तो ज्यादा वोल्टेज उसको हाई वोल्टेज कहिए, हाई वोल्टेज सर्ज कहिए या हाई वोल्टेज स्पाइक कहिए, बात बराबर। तो यहां पर क्या होता है, इसको कैसे आप प्रोड्यूस करते थे, आपको प्रोड्यूस करने के लिए चोक का यूज किया था, आपने चोक का यूज किया था, यानी वो इंडक्टिव कॉइल का। तो आंसर कौन सा होगा, चोक। अब देख रहे हो कि 7, 8, 10 क्वेश्चन किए, 12 क्वेश्चन किए और अब क्वेश्चंस लगभग रिपीट होने लगे इल्यूमिनेशन में। और ये कौन सा है, एसएससी जेईई 2012 का ये क्वेश्चन था। तो आगे और आप देखोगे क्वेश्चंस और ज्यादा रिपीट होगा, फिर से क्वेश्चन रिपीट। द कलर ऑफ द लाइट गिवन आउट बाय सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप, कौन सा कलर होता है, येलो कलर सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप में। यानी क्वेश्चन रिपीट और आपको मजा आ गया, बहुत आसानी से 1 नंबर आपको मिल गए। नेक्स्ट, द डोमेस्टिक लोड, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, जो घरों में आप यूज कर रहे हो वो होगा डोमेस्टिक लोड, दैट हैज यूपीएफ। अब यार पीएफ यूपीएफ क्या होता है, यूपीएफ का फुल फॉर्म होता है यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। अब यूनिटी पावर फैक्टर का कंसेप्ट क्या है, देखो फैन में क्या रहता है, फैन में कॉइल रहता है। इस तरह से आप देखे होंगे, कभी पंखा को खोले होंगे ना घर में, तो कॉपर का इस तरह से कॉइल्स ढेर सारे पड़े रहते हैं। तो जहां पर भी कॉइल रहा मतलब इंडक्टेंस, कॉइल का मतलब इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस जहां रहेगा वहां का पावर फैक्टर ज्यादा हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ कम पावर फैक्टर होगा। तो यूनिटी पावर फैक्टर नहीं हो सकता। मिक्सर, जो मिक्सर यूज करते हो ना घर में, उसमें क्या रहता है, मोटर रहता है। फिर जहां भी मोटर की हम बात करें, मोटर कहो या फैन कहो, वहां क्या होगा, वाइंडिंग। और वाइंडिंग का मतलब क्या है, वाइंडिंग का मतलब वहां पर इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस मतलब यूनिटी पावर फैक्टर तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, ये ऑप्शन भी गया। ट्यूब, ट्यूब का मैंने क्या बताया था, ट्यूब का पावर फैक्टर अप्रोक्स 0.6 पावर फैक्टर लैग होता है। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं, 0.6 पावर फैक्टर लैग होता है, यूनिटी बिल्कुल नहीं होता है। चौथा ऑप्शन फिलामेंट लैंप, यस इसी का हम लोग वेट कर रहे थे। इसमें क्या होता है, टंगस्टन रहता है, टंगस्टन का अपना रेजिस्टेंस रहता है फिलामेंट का, और वो प्योर रेजिस्टिव लोड हुआ, पावर फैक्टर यूनिटी, मतलब करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में। इसका मतलब फिलामेंट लैंप, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई, किस ईयर पूछा गया था, एसएससी जेईई 2014। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एसएससी जेईई 2014। अब देखो जो 2014 ऑनवर्ड्स आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, जरूरी नहीं है कि एक ही सेशन में पूछा गया, अब बहुत सेशन में पेपर होने लगे हैं, कंप्यूटर वाला टेस्ट जब से आया है, इसलिए उसका भी आपको ध्यान रखना। ये मत सोचना कि अब सारे क्वेश्चन एक ही ईयर में पूछे गए मतलब एक ही पेपर में पूछे होंगे, नहीं, सेशन वाइज क्वेश्चंस बटा हुआ है। इन ए फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट द फंक्शन ऑफ चोक इज प्राइमरीली टू, क्या होता है मेन फंक्शन चोक का। देखो चोक जो होता है, पहला दिया है ब्राइटनेस ऑफ ट्यूब, यार ये कौन सी बेकार सी बात दिया है, ब्राइटनेस की बात मैंने नहीं करा। इनिशिएट द डिस्चार्ज, रिड्यूस द फ्लिकर, बिल्कुल नहीं। रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट, बिल्कुल नहीं। ये किस लिए करता है, इनिशिएट द डिस्चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को स्टार्ट कराने के लिए हाई वोल्टेज की जरूरत होती है, वो ये चोक प्रोवाइड करता है। अब देखो इसका 2 फंक्शन होता है, मेनली इसका 2 फंक्शन होता है। चोक हैज 2 फंक्शंस, और क्या क्या फंक्शंस होता है वो मैं आपको लिख देता हूं, क्योंकि आगे दूसरा फंक्शंस भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। पहला फंक्शन है टू गिव स्टार्टिंग वोल्टेज, स्टार्टिंग वोल्टेज अधिक करने के लिए ये रहता है, या आप लिख दोगे सिंपली टू इनिशिएट डिस्चार्ज, इनिशिएट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बात वही है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को इनिशिएट करता है। अब देखिए दूसरा क्या फंक्शन होता है, दूसरा फंक्शन होता है
कि जो इंडक्टर रहता है, इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर चेंज इन करंट को अपोज करता है और फिर करंट को भी अपोज करेगा। तो ये इंडक्टर अगर आपको लगा रहेगा ना, तो आगे चलकर, स्टार्टिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जब वो स्टेडी स्टेट में आ गया है ना, उस समय ये करंट को कम करता है, करंट को रिड्यूस करता है, करंट को एक लिमिट में रखेगा, करंट आपको सडनली बढ़ने नहीं देगा, तो करंट को लिमिट करने के लिए रखता है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि स्टार्टिंग करंट रिड्यूस करेगा। बात समझ में आ गई? तो ये रहा मेन फंक्शन इसका चोक का है, इनिशिएट द डिस्चार्ज, उसी के लिए हम चोक यूज करते हैं। बाकी कुछ फायदा दे रहा है तो देने दो। इसका आंसर क्या होगा? इनिशिएट द डिस्चार्ज। ये था 2014। फिर से एसएससी जेईई 2014, फिर से देखो क्वेश्चंस में ठीक उसी तरह से थोड़ा सा चेंज किया है। द पर्पस ऑफ चोक इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो चोक का पर्पस क्या है? इंक्रीज द वोल्टेज मोमेंटरली, यानी सडनली आपको क्या है, स्टार्टिंग में जो थोड़े क्षण भर के लिए वोल्टेज चाहिए, ज्यादा वोल्टेज चाहिए, इसी के लिए आप चोक लगाते हो। ऑप्शन ए करेक्ट है। डिक्रीज करंट नहीं, इंक्रीज करंट नहीं, डिक्रीज द वोल्टेज बिल्कुल नहीं, हम वोल्टेज बढ़ाने के लिए करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। देख रहे हो एसएससी जेईई की रियल फीलिंग लो आप लोग। नेक्स्ट 2015 एसएससी जेईई, 2015 एसएससी जेईई, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज। ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? पहला दे रखा कैंडला। तो देखो कैंडला जो होता है ना, वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट होता है। नेक्स्ट दूसरा एस्टेरेडियन। ये रेडियन है, मतलब सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए ये एस्टेरेडियन यूज करते हैं, ये एंगल को मेजर करते हैं, ये एस्टेरेडियन है। तीसरा लक्स है। लक्स क्या होता है? लक्स होता है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी नहीं है। जो चौथा है ल्यूमेन, जो चौथा ल्यूमेन दिया गया है, यही ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट है। ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट कौन सा है? ल्यूमेन। आपको कैंडला पूछेगा, वो इंटेंसिटी का यूनिट है, ये सॉलिड एंगल का यूनिट है, और ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है लक्स। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन ल्यूमेन इज करेक्ट। दिस इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। अगला क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट इसका आंसर लिखोगे। लिख रहा है 200 वोल्ट लैंप टेक्स ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। यानी कि एक लैंप है, कितने वोल्ट का है? मान लो ये लैंप हमने बना दिया, यही लैंप है मेरा, ये 200 वोल्ट का एक लैंप है, मतलब 200 वोल्ट सप्लाई के क्रॉस कनेक्ट किया है। कितना करंट ले रहा है? 1 एम्पियर का करंट ले रहा है। और क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। फ्लक्स का यूनिट देखो यहाँ ल्यूमेन्स है। कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 2860 ल्यूमेन। आपसे क्या पूछा जा रहा है? द एफिशिएंसी ऑफ लैंप इज, यानी ल्यूमेन पर वाट आपको पूछा जा रहा है। एफिशिएंसी और यूनिट भी यहाँ दे रखा है, चारों यूनिट सेम है। आप क्या करोगे? यहाँ पर कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक, कुछ भी नहीं। 2860 ल्यूमेन है, आप समझ रहे हो, ये है ल्यूमेन। डिवाइड बाय क्या करोगे? वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, वोल्टेज इंटू करंट क्या होता है? पावर। तो ये क्या रहा यहां से? 14.3 लूमेन पर वाट। ये रहेगा यहां का आंसर, 14.3 लूमेन्स पर वाट इज द आंसर। ये रहा आंसर इस क्वेश्चन का। देख रहे हो कितनी आसानी से सॉल्व कर दोगे, सारे फॉर्मूला भूल जाओ, यहां डायरेक्ट सॉल्यूशन आप लिख दोगे। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। इन डीसी ऑपरेशन ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब, द लाइफ ऑफ द ट्यूब। अब कह रहा है कि जो ट्यूबलाइट था मेरा, इस ट्यूबलाइट को आपके घर में कौन सा सप्लाई आता है? एसी सप्लाई आता है, उससे हम लोग चला रहे थे। अब कह रहा है कि डीसी सप्लाई से चलाएंगे तो क्या होगा? देखिए डीसी सप्लाई से अगर ट्यूबलाइट को आप चलाओगे, डीसी सप्लाई से, तो क्या होगा? ट्यूबलाइट का लाइफ कम हो जाएगा। ट्यूबलाइट का लाइफ, जो ट्यूबलाइट है आपका, इसकी लाइफ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लाइफ विल बी रिड्यूस्ड, और ऑलमोस्ट 80% रिड्यूस हो जाएगा एसी के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट करंट दे रहे हैं, वहां इंडक्टर लगा हुआ है और इंडक्टर के थ्रू आप डायरेक्ट करंट दिए जा रहे हो, ब्लास्ट भी लगा हुआ है और आप डायरेक्ट करंट ही सप्लाई कर रहे हैं।
इसके क्रॉस करंट का रिवर्सल नहीं हो रहा है, तो लाइफ इसकी कम हो जाएगी। इसलिए यहां पर देखो आंसर जो यहां पर ये आप देख रहे हो, ये यहां पर इंक्रीज नहीं होगा, यहां पर ये डिक्रीज ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट है, डी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिक्रीज बाय अबाउट 80% एज दैट विथ एसी ऑपरेशन। सो दिस इज अबाउट इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग और इल्यूमिनेशन टॉपिक। तो आपने देखा कि 20 क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बहुत ही आसानी से, जितना मतलब जितने सिंपल वे में किया जा सकता है उसको हमने किया, और मात्र जरूरत की चीजें हमने डिस्कस करा। टोटल 87-88 क्वेश्चंस हैं इल्यूमिनेशन चैप्टर से। तो फिर नेक्स्ट डे 20-22 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट डे मतलब 4 सेशन में इसके इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट, इल्यूमिनेशन कंप्लीट। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट सेशन में फिर 2016 ऑनवर्ड्स इल्यूमिनेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।